जी, वेरी गुड आफ्टरनून। बेटा थोड़ा सा जल्दी सेटल हो जाइए, आज वैसे ही ब्रेक एक्सटेंड हो गया थोड़ा सा आपका। अच्छा एक बात बताओ, मैंने मेरी क्लास में आपको एक बात बोली थी सुबह की, मेरे पास अभी तक जो खबर है वो खबर है कि संडे को 12 बजे तक सेकंड ग्रुप की क्लास है, उसके बाद फर्स्ट ग्रुप की क्लास है। यही बताया था मैंने आपको। आपने आरएमएस सर को क्या बोला? मैडम ने बोला संडे को क्लास होगी। हाँ, मैं अभी नीचे सर आए, उन्होंने मुझे पूछा कि मैडम 12 से 2 ऑडिट की क्लास है। मैंने कहा नहीं सर। बच्चे बोले मैडम ने बोला है। मैंने कहा मैं तो उनको सब कुछ साफ साफ समझाया था कि अभी भी मैं सुन लो ध्यान से, संडे को ऑडिट की क्लास नहीं है। आपकी सेकंड ग्रुप की क्लास संडे को केवल 12 बजे तक है। इसका मतलब जब आप यहां से अभी घर जाएंगे और संडे को जब वापस आएंगे तो केवल 2 सब्जेक्ट आपके बैग में होने चाहिए, एक एडवांस अकाउंट्स और एक एसएम की कॉपी। मैं वहां तो दोनों एक ही में है, EIS एसएम, हाँ वही वाली। खाली एसएम की तो बनाई ही नहीं, तो वही वाली जो भी कॉपी जिसमें आप अभी लिख रहे हैं बस वो। ठीक है, समझ आ गई क्या? यार संडे की ना थोड़ी सेटिंग में जमाने में लगी थी, लेकिन सेटिंग जम नहीं पाई। मैंने पूछा आरएमएस सर से बड़े प्यार से, मैंने कहा सर अगर आप लेना चाहते हैं क्लास तो आप 10 बजे वाली ले लीजिए। मैं कहाँ लेना चाहता, बोले नहीं मैं मुझे समझ में नहीं आया कि संडे को कैसे क्लास रखा दी मेरी। मैंने कहा अगर इन केस ऐसा कोर्स ज़्यादा हो और आप पढ़ाना चाहते, नहीं आप पढ़ाओ, आप ही की क्लास है। ठीक है यार कोई बात नहीं। हाँ, और यार वो बड़े वाले सीए हैं और ना तो छोटे वाले हैं, हाइट में भी और वैसे भी सब चीज़ में ही। चलिए, परसों बात तय हुई थी कि एक बार एक थ्योरी लिखनी है, ठीक है बेटा? मुंह तो कैसे भी मत चलाना, और जितनी भी चलो फटाफट से 1 मिनट में मैं याद करा देती हूँ आपको। बात क्या तय हुई थी हमारी कि यूनिट 1 में से एक थ्योरी हम लोग लिखेंगे, ठीक है? 4 थ्योरी है, और जो भी बच्चे किसी भी कारण से उस वक्त नहीं थे और उनका मुंह चल रहा है, पहली थी मर्केंटाइलिस्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। वो तो एकदम ही आसान थी, सबको ऑलमोस्ट याद होगी कि यूरोपियन बिजनेसमैन ने कहा कि जितना ज्यादा मेटल उतना ज्यादा फायदा, दैट इज मोर एक्सपोर्ट लेस इंपोर्ट, ठीक है? और दैट प्रेशियस मेटल्स वर नोन एज स्पेसी, ठीक है? द जीरो सम गेम was stated there, that is the country, the former country has to lose, जितना सामने वाला the latter country will gain, ठीक है? एडम स्मिथ ने थ्योरी बनाई, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो मैं जीरो सम गेम को अपोज करता हूं और कहता हूं कि दोनों जीतेंगे, कौन कितना जीतेगा उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जीतेंगे, ठीक है? 2:2:1, 2 प्रोडक्ट 1 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लेबर, ठीक है? इन्होंने कहा कि तभी काम करेगी जब एक कंट्री के पास एक प्रोडक्ट में एब्सोल्यूट एडवांटेज और उसी वक्त दूसरे प्रोडक्ट में एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज होगी, ठीक है? इन्होंने कहा कि ऐसा तभी करेंगे हम जब हमें डोमेस्टिक एक्सचेंज से ज्यादा फायदा इंटरनेशनल में मिल रहा होगा। इसको आगे बढ़ाते हुए हेक्सर ओलिन थ्योरी की बात हुई। उन्होंने कहा देखो भाई, ऐसा है कि हर देश में 2 प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, एक जिसमें लेबर की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती है
और दूसरा जिसमें टेक्नोलॉजी की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती है, ठीक है। और इसीलिए हर कंट्री दो चीजों को ध्यान देती है, लेबर और कैपिटल, दैट इज 2:2:2 2 कंट्रीज 2 प्रोडक्ट्स एंड 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लेबर एंड कैपिटल, ठीक है। इन्होंने कहा कि इस थ्योरी का जो क्रक्स है वो क्रक्स है कि हर वो देश को उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहिए जिसमें उसके अबेंडेंट रिसोर्सेज की ज्यादा इस्तेमाल होता है, मतलब वो चीज जो उसके पास ज्यादा है, और उस गुड्स को इंपोर्ट करना चाहिए जिसके रिसोर्सेज स्कार्स हैं या कम हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने कहा कि कोई भी तभी एक्सचेंज करने को राजी होगा जब उसको ऐसा लगेगा कि मैं उतने ही वैल्यू का प्रोडक्ट बदले में ले रहा हूं। याद है आपको? इसका मतलब इसको नाम दिया था फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम, ठीक है। फैक्टर प्राइस, इन्होंने क्या बोला कि जब तक फैक्टर वैल्यू दोनों की सेम नहीं होगी तो दोनों लोग आपस में एक्सचेंज नहीं करेंगे, ठीक है। फिर आई बारी एनटीटी की, दैट वाज न्यू थ्योरी ऑफ ट्रेड। न्यू थ्योरी ऑफ ट्रेड ने कहा कि 1970 के आसपास इसमें चर्चा हुई, उन कंट्रीज को इसमें इन्वॉल्व किया गया जो बहुत मेजर हिस्सा रखते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में। इनसे जो सवाल किया गया वो सवाल था कि क्यों तुम प्रोडक्ट को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हो जबकि वो प्रोडक्ट तुम्हारे देश में भी इस्तेमाल होता है और बनता है। तो उन्होंने जवाब दिया नंबर 1, तो मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन को खत्म करने के लिए हम बाहर से सामान मंगा लेते हैं। दूसरा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इसका मतलब अगर मुझे कॉस्ट पर यूनिट कम करनी है तो ज्यादा से ज्यादा माल बनाना होगा, और अगर मैं माल ज्यादा से ज्यादा बनाता हूं तो खपा नहीं पाऊंगा, इसलिए मजबूरन मुझे उसे एक्सपोर्ट करना होगा। बोलो ठीक है। उसके बाद आई नेटवर्क वैल्यू या नेटवर्क इफेक्ट्स की बात, जिसने कहा कि किसी भी ब्रांड वैल्यू या पोजीशन की जो पोजीशन होती है वो तभी पता चलती है कि नंबर ऑफ यूजर्स या कस्टमर्स जो उसे यूज करते हैं। इसे बैंड वैगन इफेक्ट का नाम दिया गया। बैंड वैगन इफेक्ट ने कहा कि कहीं ना कहीं भेड़चाल है। भेड़चाल क्यों है? कि अगर तुम कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो तो ऑटोमेटिकली उसका असर दूसरे कस्टमर के प्रेफरेंस पे पड़ता है, ठीक है। इसका मतलब अगर आप कोई चॉकलेट खा रहे हैं तो बाजू में बैठा हुआ दोस्त जरूर पूछेगा भाई अच्छी है या खराब है। अगर आप कहते नहीं ये वाली चॉकलेट तो अच्छी है तो इसका मतलब बाजू वाला आदमी जरूर एक बार उस बात को ट्राई करने की सोचेगा, ठीक है। दिस इज नोट एज नेटवर्क वैल्यू और नेटवर्क इफेक्ट्स। ये थे हमारी 4 थ्योरी, ठीक है। आपने एक बात को नोटिस किया, चाहे पढ़ने में हमें 2 दिन लगे लेकिन अगर हमें कोई बात याद है तो इट हार्डली टेक्स 10 मिनट्स टू रिवाइज अ चैप्टर, ठीक है। हो गया ना रिवीजन? मैम क्या करें? कॉपी का पीछे वाले पन्ने पे आ जाओ। एक्सप्लेन theory of absolute advantage, with an example। आपको इस पर्सपेक्टिव से लिखना है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है 5 नंबर का, ठीक है। अगर मैं आपको सीधे सीधे शब्दों में बोलूं तो वॉट एवर यू हैव रिटन इन योर नोट्स यू हैव टू राइट हियर, दैट इज थ्योरी के बारे में। और हमने यहाँ क्या लिखा है? विथ एन एग्जाम्पल। तो क्या करूं, क्या पाऊंगा, कौन क्या पाएगा, ये सब बताओ। कितना समय चाहिए? कायदे से 15 मिनट, 15 मिनट के हिसाब से आपको 9 बार 15-15 मिनट मिलेंगे, 3 घंटे में, नहीं 12 बार, ठीक है।
5 × 12 तब भी 60 नंबर का ही पेपर अटेम्प्ट होएगा आपसे। अगर आप 5 नंबर लिखने में 15 मिनट 10 मिनट लिखें, इट्स 245 इस घड़ी के हिसाब से 255। आपकी घड़ी और मोबाइल जो समय बताती हो, आई डोंट केयर। और जो नहीं लिख रहे हैं वो तो कैसे भी मुंह मत चलाइएगा। कोशिश करेंगे बेटा अपना बेस्ट लिखने की, यही सही तरीका होता है। टाइम टू टाइम लिखते रहने से हमें अपनी एक्चुअल पोजीशन का एहसास होता है कि याद करना और कंटेंट डिलीवर करना दो अलग अलग बात होती है। हिंदी कमजोर है आपकी। भाई बाजू वाले को भी नहीं आता है तो इधर उधर कहीं करने से कहीं कोई फायदा नहीं होगा आपको।
जी, सारा पॉइंट्स लिखा, वेरी गुड। दिखाएंगे? बैठो बैठो। उन्नीस 1970 तक तो एडम स्मिथ था ही नहीं भाई। बाकी भाई हाँ जी, डन। जिनको अभी तक देखिए, इतना तो इसमें कंटेंट ही नहीं है जितना समय मांग रहे हैं आप। 2.5 पेज का कंटेंट है। चलो, ये भी ना एक कंट्रोवर्शियल बात है। कंट्रोवर्शियल ऐसे कि जिसको आता है उसके लिए 2.5 पेज का है, जिसको नहीं आता था उसके लिए 6 मिनट ऐसे ही फालतू और एक्स्ट्रा हो चुके हैं कि इतना क्या लिख रहा है यार। चलो फिर मुझे आपको 3-4 कहानियां सुनानी है, आज उसके पैसे मिले मुझे। डन। अच्छा, जितने नो बोल रहे हो वो लिख रहे हैं ना? क्या आप मेरी कहानी नहीं सुनना चाहते इसलिए नो नो कर रहे हो? भाई देखो, 1970 में न्यू ट्रेड थ्योरी आई थी, ठीक है? हाँ जी, डन। कीप योर पेन्स डाउन। ये इसी का ही आप वेट कर रहे थे जो अनाउंसमेंट हो गई। लिखना बंद कीजिए। कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने हिसाब से चीजों को सही सही लिखने की कोशिश करी है? मैं कुछ बातें बताऊंगी, फिर आप उसको अपने आप चेक करेंगे। चलो, वेरी गुड। थ्योरी बनाई एडम स्मिथ ने, पॉइंट नंबर 1, ठीक है? दूसरा, उन्होंने जीरो सम गेम को अपोज करने के लिए ये थ्योरी बनाई, लिखा आपने पॉइंट। तीसरा, उन्होंने कहा कि 2:1, ये तो सब नहीं लिखा होगा कि ये अजम्पशन लेके उन्होंने काम किया, 3 पॉइंट्स, ठीक है? फोर्थ, इन्होंने कहा कि तभी चलेगी, ये वाली बात लिखी है आपने कि एक प्रोडक्ट में एडवांटेज और उसी समय दूसरे प्रोडक्ट में, वेरी गुड, ठीक है? क्या आपने उसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई कि दोनों जीतेंगे? वेरी गुड। लेकिन चाहे किसी की क्वांटम अलग अलग हो, लेकिन दोनों जीतेंगे। क्या आपने ये बातें बताई? उसके बाद हमने नोटबुक में एक व्हीट और क्लॉथ का एग्जाम्पल लिया था, या अगर आपने कुछ और भी लिया हो कोई दिक्कत नहीं है, वही वाला लिया है, वो कोई दिक्कत नहीं है। आपने वो समझा क्या हो रहा है कि 1 घंटे में या तो 6 व्हीट बनेंगे या 4 क्लॉथ डोमेस्टिक में, लेकिन अगर मैं एक्सचेंज करूंगा तो 6 व्हीट के बदले 6 क्लॉथ मिलेंगे। दैट इज द सेविंग ऑफ 2C और ½ आवर ऑफ प्रोडक्शन, ये लिखा आपने। उसके बाद जब बी बने थे तो बताया कि 6 व्हीट बनाने में तो 6 घंटे लग जाएंगे, जिसके बदले केवल 6 क्लॉथ देने पड़ रहे हैं। दैट इज इट विल सेव अस अबाउट 24C और अप्रोक्सीमेटली 5 आवर्स ऑफ प्रोडक्शन। मैंने अप्रोक्सीमेटली कहा, वो मिनट्स का लोचा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आगे बढ़े। चलिए, एक बात मैं आपको बता रही हूँ, ये बेसिकली अभी उन बच्चों के लिए जिनका मई में पेपर है। इट विल हार्डली टेक अराउंड 2 मिनट्स, प्लीज टेक अ नोट ऑन दिस। कितने मार्क्स? यही है
बेटा थ्योरी के लिए और प्रैक्टिकल के लिए भी देख लो इसको ध्यान से। 100 मार्क्स 180 मिनट्स, इसका मतलब आपके पास यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 1 मार्क्स के लिए 1.8 मिनट्स का मेरे पास टाइम है, जिसका कोई हिसाब नहीं है। अब 1 मिनट 8, अब हम 48 सेकेंड्स तो कैसे काउंट करेंगे। अगर मैं इसको थोड़ा सा राउंड फिगर में देखूं तो मेरे हिसाब से 1 मिनट 30 सेकेंड मिलते हैं कितने नंबर के लिए? 1। मैम ये तो फिर भी 150 मिनट हुआ, आधा घंटा तो फिर भी बच जाएगा। आपको लगता है कि हम कितना भी अप्रोप्रिएट हो जाए तो भी 1.5 मिनट ही लगाएंगे? बेटा एग्जाम में हमारे साथ होता क्या है, आपने अगर फाउंडेशन का पेपर दिया होगा तो आपने भी ये बात फील की होगी 11th-12th में, कि हमें जो क्वेश्चन आता है ना, पहला तो हम इतने तसल्ली से लिखते हैं कि 30 मिनट 35 मिनट कई बार उसी में लग जाते हैं, और जब उसके बाद हम ऐसे करते हैं कि यस एक क्वेश्चन खत्म, और उसके बाद जब घड़ी पे नजर जाती है तो 40 मिनट हो चुके होते हैं और पता लगता है कि 8 नंबर का ही क्वेश्चन था ये तो। इसका मतलब अब आपके पास इफेक्टिवली 1.5 घंटे भी नहीं बचे हैं और आपके पास 90 मार्क्स से ऊपर का 2.5 घंटे बचे और आपको 90 मार्क्स बनाना है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे बेटा, थ्योरी में हमें कसम खा लेनी है कि हम किसी भी क्वेश्चन में बिना फालतू टाइम नहीं देंगे, क्योंकि सब बनाना ज्यादा फेवरेबल होता है इन कंपैरिजन ऑफ कि आप एक पूरा बनाओ और 4 आधा बनाओ, वो ज्यादा बेटर है। इसका मतलब अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 6 साढ़े 6 मिनट से ऊपर हमें नहीं देना है। अब मान लो मैम 2 ही लाइन बची होगी, तो हमारे दिमाग में ऐसे सवाल आते हैं, वो नहीं कि कैसे मैनेजमेंट, नहीं, मान लो मेरी सिर्फ 2 ही लाइन बची और 6 मिनट हो गए तो मैं क्या करूं? तो लिख लो, ठीक है। लेकिन ये किस में काम आता है बेटा पता है? प्रैक्टिकल पोर्शन में ज्यादा, कि आप एक क्वेश्चन में लगे हैं बैलेंस शीट टैली करने में, अब वो हो रही है नहीं हो रही, क्या हो रहा है, तो उस केस में क्या करो, छोड़ दो। ये जो 30 मिनट होते हैं ना लास्ट के, उस टाइम पे आपका दिमाग और अच्छा चलता है, क्योंकि एक बार आपने पेपर ऑलमोस्ट टच कर दिया है। इसका मतलब अगर आप थोड़ा सा इस टाइप से अगर अपना टाइम बांटेंगे तो मुझसे आप लिखवा के ले लीजिए, एक तो पेपर कभी नहीं छूटेगा। आपको लगता है अगर आप कंटिन्यूसली अगर 6 मिनट लिखने की कोशिश करेंगे हालत खराब हो जाएगी, कंटेंट नहीं मिलता है कि 6 मिनट लिखो कंटिन्यूसली, नहीं लिख सकते भैया, अभी तो बहुत लिखना है। लॉ में क्या, अभी आपको लॉ में भी लिखना है, ऑडिट में भी लिखना है, कॉस्टिंग में भी लिखना है। मैम कॉस्टिंग में कैसे लिखना है? कॉस्टिंग में भी थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं 30-32 नंबर तक, अराउंड 30-32, जब एक साथ था तो भी 32-33 नंबर की आराम से थ्योरी आती थी। इसलिए एक बात ध्यान से समझ लो, वो लोग जो एक्चुअली सोचते हैं कि प्रैक्टिकल के दम पे नहीं है पार हो जाती है, भाई तो प्रैक्टिकल पेपर में भी थ्योरी है। अकाउंट्स में बिना एएस के आप पास नहीं कर सकते, नहीं कर सकते भाई, 35 नंबर का एएस होता है उसमें, 40 नंबर का भी कई बार। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि वहां आपको लिखना नहीं आया, मैंने आपको बार बार बोला यार, गर्मी सर्दी दोनों की व्यवस्था है यहाँ पे, आपको जो मौसम अपने हिसाब से सूट करे आप उसमें देख सकते हैं। चलिए यूनिट 3 ट्रेड नेगोशिएशंस। अरे भाई तो आने तो दो, उस टॉपिक को मैं कभी भी बता दूं। मैंने कहा इसमें आएगा आगे, और इस चैप्टर में भी नहीं है, मैं आपको बता दूं। अच्छा और एक बात, आज मैं एक बात क्लियर कर दूं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, किसी को पर्सनल लेने की किसी को भी जरूरत नहीं है। बात को सुनो, आपके एग्जाम से ज्यादा वो हमारे लिए रेलेवेंट है, ठीक है। मैक्सिमम अंत क्या है कि अगर हमने कुछ नहीं पढ़ाया वो एग्जाम में आ गया तो आप फेल कर जाएंगे, ठीक है, ये आपके लिए अंत है। लेकिन वो एक क्वेश्चन जो एग्जाम में नहीं आया ना, आप अपने 75 दोस्तों को बताएंगे जाके कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, हमारी क्लास में नहीं हुआ था, तो हमारे 6 महीने का काम खराब होता है। नहीं, दैट्स फैक्ट। तो आपको इस चीज की एक पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कोई भी टॉपिक रहेगा,
आपसे ज्यादा आपको पास कराना और आपका पेपर पास कराने की तो भाई देखो ऐसा है कि हम पढ़ा सकते हैं, याद करा सकते हैं, पास आपने होना है। हाँ और क्या, लिख के भी आए क्या? काश नहीं। चलिए शुरू करें। चलो बेटा ध्यान से सुनना है बात को। मैम क्या तीन कहानी सुनाऊंगी मैं आपको, ठीक है? और 3 कहानी में ये चैप्टर खत्म करेंगे, ठीक है? चलिए, एक समय की बात है, वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है? वंस अपॉन अ टाइम इन 1948, पहले हिंदी में बताती हूँ, ठीक है? हाँ, अब मुझे 48 का हिंदी नहीं आता है। 48, एक समय की बात है, कुछ सन 1948 में, ध्यान से सुनना है आप, एक आप नहीं बोलेंगे दोस्त, ठीक है? इंटरनेशनल ट्रेड अपने काफी पीक तक पहुंच चुका है। अब मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी काफी आसान है, क्योंकि पेपर नोट्स में लोग डीलिंग करने लगे हैं। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है कि सब राजा हैं, वो कहता भाई मेरे साथ अगर ट्रेड करना है तो ऐसा ही होगा, और अगर मैंने किसी के साथ डिफॉल्ट कर भी दिया तो मेरा कोई फैसला करने वाला है नहीं। तो इस बात से कंट्रीज को एक बात का एहसास हुआ कि भाई अगर तुमको सही से इंटरनेशनल ट्रेड चलाना है तो कोई एक कॉमन बॉडी तो होनी चाहिए जिसके पास कोई बात लेके जाया जा सके। बोलो ठीक बात है। 1948 में एक कॉन्फ्रेंस हुई, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस। कौन कॉन्फ्रेंस? ब्रिटेन नहीं, ब्रिटेन, ब्रिटेन नहीं, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई, और उसमें देशों ने तय किया कि हम आईटीओ नाम की एक बॉडी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आईटीओ नाम की बॉडी बनाएंगे, और ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में ही इसके ऊपर काम होना शुरू हो गया, ठीक है? और आईटीओ के लिए जो ड्राफ्टिंग होनी शुरू हुई उसको नाम दिया हवाना चार्टर। किसका? हो क्या रहा है, लोग बैठे हैं, वो लोग कौन है? कंट्रीज। उन्होंने ये बात को सोचा है कि भाई अगर तुम चाहते हो कि ये इंटरनेशनल ट्रेड ढंग से चले तो एक बॉडी होना जरूरी है। कौन से कॉन्फ्रेंस में? ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में, ठीक है? उसके लिए एक चार्टर तैयार हुआ, एक ड्राफ्टिंग तैयार हुई जिसको नाम दिया गया हवाना चार्टर, ठीक है? ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में आए हुए 56 में से 56, देखा मुझे बताया 56 में से 53 कंट्रीज ने उस चार्टर को अप्रूव भी कर दिया। कहा कि कोई दिक्कत नहीं, हमें ये ठीक लग रहा है, आगे बढ़ो। लेकिन उस वक्त भी 1948 में भी यूएस वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर इन द वर्ल्ड, ठीक है? उस 53 कंट्रीज के साइन होने के बावजूद यूएस का साइन होना अभी भी बाकी था। तो गए हवाना चार्टर को लेके यूएस के पास और कहा भैया इसको जरा अप्रूव कर दो तो हम आईटीओ का काम शुरू करें। 1950 में, बड़े ध्यान से सुनना है, 1950 में अमेरिका ने यह बात साफ कर दी कि कोई अप्रूवल मेरी तरफ से हवाना चार्टर को नहीं है। अब बाकी के देशों के पास 2 रास्ते थे। रास्ता एक कि बिना यूएसए के आईटीओ बना ली जाए, और रास्ता नंबर 2 कि अगर यूएस राजी नहीं है तो इस प्लान को ड्रॉप किया जाए। तो ही तो रास्ता ना भाई, या तो हम सब लोग मिलकर चला लो, और अगर तुमको किसी भी कारण से लगता है कि यूएस का होना जरूरी है तो क्या करो? ड्रॉप कर दो। 1950 में जब यूएस की तरफ से ना आ गई तो आईटीओ का प्लान वहीं ड्रॉप हो गया। इसका मतलब आईटीओ वाज एन फेल्ड अटेम्प्ट। कोशिश की थी लेकिन काम हो नहीं पाया। लेकिन क्योंकि, ध्यान से सुनना है,
लेकिन क्योंकि 1948 में लोगों की मंजूरी मिलना शुरू हो गई थी, तो लोगों ने सोचा कि जब तक क्या बन जाता है आईटीओ, तब तक एक टेम्पररी चीज को क्रिएट कर लेते हैं, और एज सुन एज द आईटीओ विल बी फॉर्म्ड, दिस टेम्पररी थिंग विल ऑटोमेटिकली गेट्स डिसॉल्व्ड। बोलो ठीक है, क्योंकि हमें ये बात पता है कि दूसरे दूसरे देशों का काम है तो एक दिन में तो होगा नहीं, सालों भी लग सकते हैं। तो 1948 में, ध्यान से सुनना है, उन्होंने एक चीज बनाई, क्या? गैट। गैट, ध्यान से सुनेंगे बेटा। ध्यान से, क्या यहां पर कहीं भी कोई एसोसिएशन लिखा है? क्या यहां कहीं भी कोई बॉडी लिखा है? क्या कोई फेडरेशन लिखा है? इसका मतलब गैट कोई बॉडी नहीं है, इसके नाम में ही लिखा है एग्रीमेंट। इसका मतलब गैट केवल पेपर में ही एग्जिस्ट करती है, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उन्हें मेंबर्स नहीं कहा जाता था। क्यों नहीं कहा जाता था? क्योंकि ये कोई बॉडी नहीं है। आपने लॉ पढ़ा है सबने, और आपको पता है कि एग्रीमेंट में दो पार्टीज होती है, और जब वो लीगलाइज होता है तब वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। यही सीखा है ना भाई? तो दो पार्टीज जो एग्रीमेंट में आती है उन्हें कहते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। वो पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए शामिल हुई है। तो इसका मतलब द नेशंस which were involved in GATT were not known as members, they were known as contracting parties। ठीक है। और 1948 में 23 कंट्रीज ने, कितने कंट्रीज ने? 23 कंट्रीज ने कहा अच्छा बना लो। उसमें शामिल ही 56 कंट्रीज हुई थी, याद है? जिसमें से 53 ने तो दे दिया था अपना अप्रूवल। उसे 56 में से कितने लोगों ने हामी भर दी? 23। कहा ठीक है ये गैट बना लो, लेकिन मैं तो बोल बोल के बूढ़ी होने वाली हूं कि ये भाई जो नाम है वही काम है। यहां सबसे पहले तो एक बात नजर आ गई, ये कोई बॉडी नहीं है, कोई एसोसिएशन नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और एक बात, इस वाली बात ने, इस एग्रीमेंट ने, इस टेम्पररी एग्रीमेंट ने, क्या टेम्पररी शब्द बोलना ठीक है? क्योंकि जब इसकी फॉर्मेशन हुई थी तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हुई थी कि एज सून एज आईटीओ विल बी फॉर्म्ड इट विल बी ऑटोमेटिकली गेट डिसॉल्व्ड। ठीक है। आई एम सॉरी, यहाँ पे शब्द बार बार इसने अपने आप को कहा कि मैं केवल दो ही बातें देखूंगा, ट्रेड एंड टैरिफ्स। बेटा क्या सर्विस की ट्रेडिंग होती है क्या? यूजुअली ट्रेड इज रिलेटेड विथ सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। आपको 11वीं क्लास में पहली डेफिनेशन ट्रेड की सिखाई गई थी बीएसटी में, कि दैट्स एक्सचेंज ऑफ या सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स इज नोन एज ट्रेड। और आपको पिछले यूनिट में मैंने सिखाया कि अच्छा, मेरे पास ना शायद एक मैसेज आया हुआ था, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं कि आज आया था कल, आई एम वेरी सॉरी। उसमें था कि मैम टैरिफ्स आर ओनली यूज फॉर इंपोर्ट्स और कैन बी यूज फॉर एक्सपोर्ट्स। आप जवाब देंगे? इट कैन बी यूज फॉर एक्सपोर्ट्स एज वेल, बट यूजुअली इट इज यूज फॉर इंपोर्ट्स। तो गैट ने तो भैया पहले ही अपनी कमजोरी दिखा दी और कहा मैं तो दो ही बातों पे ध्यान दूंगा, एक तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड टैक्सेस। बोलो ठीक है? ठीक है। अब क्या यहां पे सर्विसेज इंक्लूडेड है? नहीं। एक बात बड़े ध्यान से सुनना, दो चीजों को गैट में इंक्लूड नहीं होने दिया गया, एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल्स। ध्यान से सुनना इसके पीछे का रीजन। यूजुअली बेटा खेती किसानी ना डेवलपिंग कंट्रीज के लोग करते थे,
क्योंकि ये लेबर ओरिएंटेड काम है। बोलो सही बात है। और पहले जो कपड़ा भी बनता था वो हैंडमेड ज्यादा होता था। इसका मतलब कि ये दोनों आइटम किससे ज्यादा रिलेटेड थे? डेवलपिंग कंट्रीज से इन कंपैरिजन ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज अपनी सुपीरियरिटी बनाए रखने के लिए उन्होंने क्या कहा? नहीं भाई, एग्रीकल्चर टेक्सटाइल हर देश अपना अपना देखेगा, जनरल एग्रीमेंट में इसको कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। देखो ये बात तो 100% तय है बेटा कि स्ट्रॉन्ग लोगों का हमेशा इन्फ्लुएंस होता है कोई भी चीज को फॉर्म करने में। तो डेवलप्ड कंट्रीज ने क्या कहा कि सोचो अगर इन दोनों को भी ले आए तो हमारे ऊपर इसके ऊपर डिस्प्यूट्स हो सकते हैं और हमें सजा भी हो, सजा इन द सेंस जो भी हमारे ऊपर सुनवाई भी होगी। लेकिन अगर ये चीज एग्रीमेंट में ही नहीं हुई तो इसकी कोई सुनवाई ही नहीं होगी। बोलो ठीक है। अब ध्यान से सुनना है, हम क्या पढ़ रहे हैं? बात में ही क्या है? ट्रेड नेगोशिएशन, जिसका हमारा पहला टॉपिक है गैट। तो आपको क्या बताना है? ध्यान से सुनना है। आईटीओ वाली बात नहीं भी बताएंगे तो चलेगा, लेकिन आपको ये तो बताना होगा ना कि क्यों आया। तो आपको बताना है कि भैया 1948 में जब आईटीओ को फॉर्म करने की बात चल रही थी तो एक टेम्पररी एग्रीमेंट बनाया गया था इस इंटेंशन से कि जब तक आईटीओ बन जाएगा तब तक ये काम करेगा। और ना ये कोई बॉडी है, ना ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ना ये कोई एसोसिएशन है। देयरफॉर द कंट्रीज इन्वॉल्व्ड आर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में 23 कंट्रीज ने इसके ऊपर हामी भरी थी। बोलो ठीक है। अरे वो तो हवाना चार्टर के लिए भरी थी, गैट के लिए तो 23 नहीं भरी थी। क्या मैंने ऐसी कोई बात कही कि आप कंफ्यूज हो गए? पक्का ना? ठीक है ना बेटा, ध्यान आ गया ना? हवाना चार्टर को जो आईटीओ वाली बात थी उसको 56 में से 53 लोगों ने अप्रूव कर दिया था, लेकिन गैट के लिए 23 कंट्रीज ने इनिशियली साइन किया था। ध्यान से सुनना है। अब आ गया 1950, आईटीओ हो गया फेल। अब आईटीओ तो बना नहीं, ना ही कोई और बॉडी एग्जिस्टेंस में है जो इंटरनेशनल ट्रेड को चला सके। तो उस वक्त कंट्रीज ने मिलकर ये फैसला किया कि क्यों ना जो अभी चल रहा है उसको ही चलने दो। इसका मतलब आईटीओ तो खसक गया और उस वक्त जो मेन चीज पावर में आई वो क्या थी? गैट। लेकिन क्या हुआ? क्या आई पावर में? गैट। 47 इयर्स तक गैट वॉज इन द एग्जिस्टेंस, दैट इज टिल 1995। 47 इयर्स यहां से जोड़ोगे 48 से 1995। देखो कितनी आसान बात है एकदम। ये देखो, इस टाइप की सुनी हुई बात यूजुअली हमें याद रहती है। हो क्या रहा है दोस्त? एक टेम्पररी एग्रीमेंट बनाया था ये सोच के कि एक बॉडी बन जाएगी तो इसको चला लेंगे, लेकिन 1950 में तो पता चला कि वो बॉडी बन ही नहीं पा रही है। तो कंट्रीज ने मिलकर ये फैसला किया कि क्यों ना इसी टेम्पररी एग्रीमेंट को ही आगे बढ़ाया जाए। लेकिन उसके बीच में भी ऐसा नहीं है कि कंट्रीज मेहनत नहीं कर रही थी। यहां पे लिखा बेटा नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का मतलब आपको पता है ट्रांसफरेबिलिटी। तो यहां पर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ टॉक्स थी। किसकी? टॉक्स। टॉक्स का मतलब बातें, ट्रेड से रिलेटेड बातों की ट्रांसफरेबिलिटी। कहां कहां क्या क्या बात हुई उसको कहते हैं ट्रेड नेगोशिएशन। तो सबसे पहली बात हुई 1948 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में, जहां पे गैट का जन्म हुआ। बोलो ठीक है। 23 कंट्रीज ने लिखित में लिख के दिया कि गैट बना दो। ठीक है। गैट चला कब तक? 47 इयर्स तक। बार बार गला फाड़ फाड़ के मैं कह रही, इट इज जस्ट अ टेम्पररी एग्रीमेंट which only focuses on goods
एंड टैक्सेस। बोलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहां पर जो इसके ड्रॉबैक्स थे, वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो क्या है, एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल को उसने इंक्लूड नहीं किया। सोचो आज इंडिया जैसी इकोनॉमी जो एक मेजर पोर्शन जिसका एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, क्या उसके लिए गेट उतना सही था? नहीं था। दूसरा, जैसे जैसे समय बढ़ा लोगों ने सर्विसेज को भी एक्सचेंज करना शुरू कर दिया, लेकिन गेट भाई साहब तो अभी भी कसम खा के बैठे, आई ओनली डील इन गुड्स एंड टैक्सेस। आपने पिछले यूनिट में देखा था कि अड़ंगा, अड़ंगा समझते हैं, मतलब रोक, रुकावट केवल टैक्स के फॉर्म में नहीं लगाई जा सकती, रुकावट तो नॉन टैक्स मेजर्स के रूप में भी लगाई जा सकती है। क्या गेट उसको डील करेगा? क्योंकि ये तो कहता है मेरे तो नाम में ही टैरिफ है। इसका मतलब अगर कोई इश्यूज कल को नॉन टैरिफ मेजर की वजह से आते भाई, तो हमसे तो ना हो पाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि दैट व्हाट ब्रिंग्स एन एंड, व्हाट ब्रिंग्स एन एंड ऑफ द गेट, तो आप क्या बताएंगे? भैया देखो, एक तो बहुत लिमिटेड कवरेज है इसकी, कहां कहां तक, गुड्स एंड टैक्सेस, सर्विसेज को ये इंक्लूड नहीं करते, एग्रीकल्चर टेक्सटाइल इसमें दी नहीं है। दूसरा, कल को कोई नॉन टैरिफ मेजर की वजह से कोई इशू आ जाए तो इससे होता नहीं है। बहुत सही बात है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से और कई ऐसे इश्यूज हैं जो ये, अच्छा बताओ, कोई एग्रीमेंट यूजुअली डिस्प्यूट सेटल कर सकता है क्या? मैम कर तो सकता है। देखो, अगर मैंने पहले ही एग्रीमेंट में लिख दिया हो कि अगर तुम डिफॉल्ट करोगे तो तुम्हें 1 लाख रुपया देना पड़ेगा, बोलो बेटा, अगर एग्रीमेंट ही इतने चलते तो कोर्ट की क्या जरूरत होती? आपने लिखित में लिख के दिया था कि तुम डिफॉल्ट करोगे तो 1 लाख रुपया लगेगा। उसने कहा जा चल, विल सी यू इन कोर्ट, वही निकलवा लेना पैसा। अब नहीं, बताओ, यही होता है ना। इसका मतलब एग्रीमेंट अपने आप में डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी नहीं है, ये केवल आपको कुछ कंडीशन प्रोवाइड कर सकता था कि देखो एक फ्री और नॉर्मल ट्रेड इस ढंग से चलना चाहिए। बोलो ठीक है। 50% ऑफ द चैप्टर, नहीं 40% गेट। मैम क्या जिंदगी इतनी ही आसान है? हाँ, ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है। अच्छा देखो बेटा ध्यान से, ऑब्जेक्टिव टाइप होने की वजह से मुझे आपको आईटीओ के बारे में बताना पड़ रहा है, वरना हमारी किताब में आईटीओ से रिलेटेड कोई बात लिखी हुई नहीं है। आईटीओ क्यों बताया मैंने आपको? हो सकता है ये पूछे कि गेट इज एन एग्रीमेंट विच इज फॉर्म्ड टिल द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, आईटीओ। ठीक है, आगे बढ़े। दूसरी कहानी, दूसरी कहानी की तरफ बढ़े। ठीक लग रहा है? तुम्हें भी कुछ पैसे मिल रहे हैं कहानी सुनाने की तो तुम भी सुना लो, कभी हम भी सुन लें। सब भी भी थोड़ी मजा आता है। चलो, मैंने थोड़ी देर पहले आपको अभी बताया कि ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ टॉक्स between the nations for the purpose of international trade is known as trade negotiation। बोलो ठीक है। ये सारी ट्रेड नेगोशिएशन बेटा राउंड्स में हुए। किसमें? राउंड्स में। इसका मतलब फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, कुछ इस ढंग से। ठीक है। 1980 आते आते अब कहां पहुंच गए? 80 में। कहां से शुरुआत हुई? 48। 1980 आते आते लोगों का गेट पर से विश्वास उठना एकदम शुरू हो गया कि भाई आज का जो जमाना है उस हिसाब से ये लल्लू पंजू एग्रीमेंट कुछ नहीं कर पा रहा है, हमें तो कुछ सॉलिड चाहिए। जो सारी बातें जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है वो भी बातें वो इंक्लूड करके हमारा हल निकाले। बोलो ठीक बात है। 1986
8th राउंड ऑफ नेगोशिएशन। मैम 7th कहाँ गए? 7 हमारे काम के नहीं है। हाँ, आपको क्या मैं सुनाऊं सारा, जब आपको 8th और 9th राउंड ही पढ़ने को बोला है कि कौन सा राउंड? 8th राउंड ऑफ नेगोशिएशन इन यूरोग्वे। ठीक है, यूरोग्वे में 8वां राउंड हुआ। किसमें? यूरोग्वे में 8वां राउंड ऑफ नेगोशिएशन हुआ। ध्यान से सुन लेना बात। कब स्टार्ट हुआ? 1986। कोशिश क्या थी? ध्यान से सुनना है बेटा, कि गैट को रिप्लेस किया जाए WTO से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो आज भी एग्जिस्ट में है। हो क्या रहा है? 1980 आते आते ट्रेड का पूरा पैटर्न ही बदल चुका है। तो गैट बीइंग एन टेम्पररी एग्रीमेंट, उसमें वो क्षमता नहीं है कि वो क्या कर सके, उस चीजों को ठीक कर सके। ठीक है, तो चीजों को ठीक करते करते, कोशिश करते करते 8वें राउंड में, कब? 1986 में ये बात तय हुई कि चलो बनाएंगे क्या? WTO, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और उस वक्त 123 कंट्रीज ने हामी भर दी कि हाँ ये सही है और तुम बनाओ, क्या बनाओ? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इस बात को एग्जिस्टेंस में लाते लाते 7 साल लग गए। कितने साल? मैम 86 + 7 93। ठीक है, लेकिन 93 में तो केवल ड्राफ्टिंग पूरी हुई थी। ठीक है, WTO एग्जिस्टेंस में आया 94 में। ध्यान से सुनना, एग्जिस्टेंस में आया कब? 94, लेकिन ऑपरेशन में आया 95। क्योंकि ध्यान से सुनना, मैंने आपको पहले ही बोला था 47 साल चला हुआ। अगर WTO 94 में बन जाता तो वो 95 तक पहुंचना ही नहीं था। समझ में आ रही बात? बन के तैयार हो गया अब अप्रैल 1994 में, लेकिन ऑपरेशन में आया जुलाई 1995 में। बोलो ठीक है। अगर कोई आपसे पूछता है राइट अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ WTO, तो आप बताएंगे इन 8th राउंड ऑफ नेगोशिएशन इन यूरोग्वे। ठीक है, क्या हुआ? कब? इन 1986। ठीक है, अ प्रपोजल was passed to form WTO. It took around 7 years to finalize the procedures of the body. ठीक है, 93 में ड्राफ्टिंग खत्म हो गई, अप्रैल 94 में एग्जिस्टेंस में आया और 95 में ऑपरेशन में आया। बोलो ठीक है, कितनी आसान बात। लेकिन सुपर पावर्स तो तब भी मौजूद थे। इसका मतलब उन्होंने कुछ ना कुछ तो तब भी किया ही होगा। हाँ, उन्होंने एग्रीकल्चर को तब भी WTO में इंक्लूड नहीं होने दिया। उन्होंने कहा ठीक है, डिस्प्यूट लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्प्यूट सेटलमेंट करेंगे, सर्विस करेंगे, आपकी इंटेंजिबल प्रॉपर्टी राइट्स को हम देखेंगे, लेकिन एग्रीकल्चर तो आज भी सबके पास अपना अपना राइट है कि हम एग्रीकल्चर पे क्या डिपेंड करते हैं। इसका मतलब अभी भी एक छोटी सी कमी रह गई कि भाई हम चाहते थे कंप्लीट बॉडी बने जो सब कुछ देखे, लेकिन 8वें राउंड में एक कमी रह गई है। वो कमी क्या है? कि भाई एग्रीकल्चर को अभी भी उन्होंने इंक्लूड नहीं होने दिया। ठीक है, इसी के बाद 2001 में, कब? 2001 में 9th राउंड ऑफ नेगोशिएशन हुई दोहा में। कहां? दोहा, कतर में। ठीक है, 2001 में 9th राउंड हुआ जिसको नाम दिया द दोहा राउंड। दोहा एक जगह है कतर में। ठीक है, कब? 2001 में। अभी तक का वो जो आपके कोर्स के लिए अभी तक का लेटेस्ट नेगोशिएशन है आपके कोर्स के लिए। ठीक है,
देखो अब बात आई मैम वैसे कौन सा है लेटेस्ट नेगोशिएशन, जो अगर हमें कोई पूछे अभी का क्या है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये नेगोशिएशन अब हर कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव, अब स्पेशल मीटिंग्स नहीं होती हैं और हर कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव ऑलरेडी वहां पर मौजूद होता है, तो उनकी जो नेगोशिएशन, अब उनको राउंड्स का नाम नहीं दिया जाता क्योंकि कोई और बड़ी एक रिवॉल्यूशनरी चेंज अभी तक डब्ल्यूटीओ में उसके बाद आया नहीं है। अगर कभी आएगा तो हो सकता है ऐसे नेगोशिएशंस के राउंड्स फिर से हों। कौन सा राउंड, कहां हुआ? दोहा में, दोहा कतर में। वहां पे क्या चीज थी कि उन्होंने कहा अब तो भैया फुल एंड फाइनली कर दो, जो बात अगर गलती से यूरागवे में छूट गई थी तो इसमें लाओ और निपटाओ, है नहीं मालूम। तो मैम हुआ क्या कतर में? सब कुछ ठीक जैसा चाह रहे थे। आपको लगता है कि अगर कोई चीज सही हो जाती तो आज आपको इतना इसके बारे में पढ़ाने की जरूरत ही क्या होती? इन्होंने कहा जो चल रहा है वो ठीक है, और एग्रीकल्चर को अभी भी एक आज तक एक कंट्रोवर्शियल चीज है ये, कि आपको मैंने सीधा सीधा क्या बताया कि भाई देखो एग्रीकल्चर डेवलपिंग नेशंस का काम है, और डेवलपिंग नेशंस जब डेवलप्ड कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं तभी उनको दाम अच्छा मिलता है, और डेवलप्ड कंट्रीज हमेशा डेवलपिंग कंट्रीज को दबाए रखने के लिए कभी नहीं चाहेगी कि ये वाली जो भी मुद्दा है वो क्या हो, इंटरनेशनली उठाया जाए। तो इसलिए दोहा राउंड में भी कोशिश तो की गई लेकिन वहां कोई खास चेंजेस उसमें हुए नहीं, और एग्रीकल्चर को आज भी डब्ल्यूटीओ में शामिल नहीं किया गया। मैंने आपको अभी दो कहानी सुनाई है, दो ही सुनाई है। गैट वाली याद है क्या आपको? मुझे सुनाओ। हार्डली इट विल टेक अराउंड 10 minutes ऑफ द एक्सप्लेनेशन एंड द चैप्टर इज ओवर। बताओ मैम। सबसे पहले ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस कब? 1948, ठीक है, में एक बात तय हुई कि एक, तू ही कर लो यार, तुमको सीरियसली लगता है कि तुम 20, 25, 30 पन्ने का मॉड्यूल इतना आसानी से हो जाएगा तुम्हारा? कब? 1948, ठीक है। ये बात तय हुई कि एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई जाएगी जो फ्री इंटरनेशनल ट्रेड को सपोर्ट करेगी, ठीक है, आईटीओ। और उसके बाद 1948 में ही उसके ऊपर काम शुरू हो गया जिसको कहा हवाना चार्टर, ठीक है। 1950 में अमेरिका ने सीधा सीधा मना कर दिया कि भाई हम तो कुछ नहीं कर रहे, ये सब फालतू बात है, हमारे से तो नहीं हो रहा। एक्चुअली पता है ये क्यों कैंसिल हुआ? आईटीओ से पहले एक लीग ऑफ नेशन नाम की बॉडी बनी थी, लीग ऑफ नेशंस, उसमें अमेरिका नहीं था और वो बहुत मिजरेबली फेल हुआ। तो लोगों के पास प्रीवियस एक्सपीरियंस था कि अगर हम बिना अमेरिका के काम करते हैं तो एक बार तो कोशिश कर ली है और वो सक्सेसफुल नहीं हुई। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए जनवरी 1948 में गैट लेके आए। क्या इंटेंशन था? बार बार हाथ जोड़ के मैं आपसे कह रही हूं कि अगर गैट की डेफिनेशन आती है, गैट के ऊपर कोई शॉर्ट नोट आता है, तो आपको बार बार एक बात स्पष्ट शब्दों में लिखनी है कि गैट इज जस्ट अ टेम्पररी एग्रीमेंट, इट इज नॉट अ बॉडी, नॉट एन एसोसिएशन, नॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये बनाया तो इंटेंशन से ये था कि आईटीओ बनेगा तब तक चला लेंगे, लेकिन इन 1950 व्हेन आईटीओ फेल्ड मिजरेबली, there was no other option than to continue this temporary agreement till another option gets successfully finalized. क्या ठीक है? ठीक है। अब आपको दो क्वेश्चन के जवाब एक ही में देने हैं। मैम वो जवाब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है why did GATT fail? ठीक है,
क्वेश्चन सुनो ना यार, बड़ी हड़बड़ी है। Why did GATT failed? ठीक है, आपको ये बात मन में याद आ रही, सर्विस नहीं थी, सिर्फ ट्रेड था, ये वो याद है आपको। दूसरा, What brings the need of WTO? दोनों बात एक ही है, GATT क्यों फेल हुआ और दूसरा WTO की नीड क्यों आपको लगने लगी। बोलो समझ में आ रहा है? क्योंकि GATT सक्सेसफुल नहीं था इसलिए WTO की नीड लगी। तो दोनों के आंसर एक ही हैं, बिकॉज GATT was just an agreement only for specific goods and taxes। जो बात आप वहां के फेलियर में लिखेंगे वही पॉइंट्स आप लिखेंगे, those points gives the need to origination of WTO। 1980 में आते आते लोगों को ये बात कंफर्म हो गई कि भाई ये सबसे तो चल नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी GATT कितने साल चला? 47 years, 1995 तक। ठीक है, 8th round of the negotiation in Uruguay in 1986 ये बात तय हो गई कि अब WTO एग्जिस्टेंस में आएगा और उसके लिए 123 कंट्रीज ने हामी भी भर दी। It took around 7 years to complete the draft, that is till 1993। 1 अप्रैल 1994 को WTO एग्जिस्टेंस में आ गया, लेकिन उसको ऑपरेशनल होते होते जुलाई 1995। ये तो आपको याद रख लो कि जब GATT छूटा होगा तभी तो WTO आया होगा। जब GATT 1995 तक था तो उससे पहले तो WTO नहीं था। बोलो ठीक है। फिर 9th राउंड जो दोहा राउंड है 2001 में कतर में इसकी कॉन्फ्रेंस हुई। दिक्कत क्या थी कि उरुग्वे राउंड में भी एग्रीकल्चर को WTO में शामिल नहीं किया था। जब 9th राउंड हुआ तो काफी डिस्कशन के बाद भी कुछ बातें तय हुई, लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर स्टिल कॉन्फ्लिक्टेड टॉपिक कह के उसकी इंक्लूजन को रहने दिया गया। बोलो ठीक है। WTO का हेडक्वार्टर्स जिनेवा में है। कहां? जिनेवा में है। यहां देखो, लीगल बॉडी के अंदर इन द सेंस, देखिए कंट्रीज ने, मैं आपको एक बात बताती हूं, चार्टर क्या चीज होती है? चार्टर कभी भी ना कोई देश का प्रेसिडेंट साइन नहीं करता, कभी भी। उस देश का जो पार्लियामेंट होती है ना वो रेटिफाई करती है उसको। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप कह रहे हैं कि GATT भी किसी लीगल बॉडी के अंदर साइन हुआ होगा, दैट वाज ओनली एन एग्रीमेंट बिटवीन द कंट्रीज, बिटवीन द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्रीज, कि हाँ भाई हम इस तरीके से काम करने को तैयार हैं। दैट इज, अगर हम 8-10 लोग मिलकर इस क्लास का रूल बना लेते हैं, ठीक है, आपने भी साइन कर दिया, आपने अपने देश के बिहाफ में साइन कर दिया, अपने देश के पार्लियामेंट के बिहाफ में साइन कर दिया, मैंने अपने देश के पार्लियामेंट के बिहाफ में साइन कर दिया। इट इज जस्ट एन एग्रीमेंट कि कल को अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उस एग्रीमेंट के हिसाब से देखा जाएगा। कुछ तो वही तो इश्यूज थे कि डिस्प्यूट मैकेनिज्म तो कुछ था नहीं, क्योंकि कोई बॉडी नहीं थी। तो अगर मान लो कंट्रीज नहीं भी मानती GATT का एग्रीमेंट, तो हम क्या कर लेते? जो ताकतवर कंट्री थी उसी की चलती थी। ठीक है, हाँ भाई, कहां थे हम? जिनेवा में। कहां हेडक्वार्टर? जिनेवा में। ध्यान से सुनेंगे दोस्त, WTO 3 लेवल्स पे काम करता है। WTO 3 लेवल्स पे काम करता है। लेवल नंबर 1 इज मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस। इसका मतलब ये कौन लोग हैं?
ये हमारे एसएम की भाषा में बोला जाए तो ये कौन लोग हैं? कॉर्पोरेट लेवल वाले लोग हैं। कौन लोग हैं? कॉर्पोरेट लेवल। ये इतने बड़े लोग हैं कि ये 2 साल में एक बार ही इनकी मीटिंग होती है। ये वो लेवल है जो मिलते हैं कब? वंस इन 2 years। WTO का कहां पे है? जिनेवा। कब, क्या नाम है उसके पहले लेवल का? मिनिस्टीरियल लेवल। ठीक है, उसके बाद कब मिलते हैं? वंस इन 2 years। दूसरा है ट्रेड पॉलिसी एंड देखो मेन काम तो इन्हीं का है, ट्रेड से रिलेटेड पॉलिसी बनाना और डिस्प्यूट सेटल करना। ये लोग अब ये कब मिलते हैं? सेवरल टाइम्स इन अ ईयर। सेवरल टाइम्स इन अ ईयर का मतलब कई बार इनकी मीटिंग्स होती हैं, क्योंकि जैसे ही कोई डिस्प्यूट आता होगा तो इनको तो अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या मुझे आपको स्पेशली बताने की जरूरत है कि ये किसको रिपोर्ट करते होंगे? और ऑब्वियस सी बात है कि नीचे वाला तो अपने से ऊपर वाले को ही रिपोर्ट करेगा। उसके बाद लेवल, इन हर किसी का अपना नाम है। क्या काउंसिल? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट काउंसिल। इसका मतलब देयर विल बी सम सेपरेट काउंसिल्स फॉर ईच एंड एवरी एरिया विच इज बीइंग इंक्लूडेड इन WTO। अब बताओ ये किसको रिपोर्ट करते होंगे? लेवल 2 को। अब ये लोग नहीं जाएंगे सीधा मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस में कि हमारे यहाँ ये दिक्कत हो रही है। लेवल 3 वाले कहां? लेवल 2 वाले कहां? लेवल 1 में। बोलो कितनी आसान सी बात है। WTO का हेडक्वार्टर्स 3 लेवल में काम करता है। कौन कौन सा? मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, बहुत बड़े लोग हैं तो 2 साल में एक बार मीटिंग करते हैं। उसके बाद ट्रेड पॉलिसी एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट, ये 1 साल में कई बार मीटिंग करते हैं। और तीसरे तो जो नाम है वही काम है। गुड्स काउंसिल, गुड्स से रिलेटेड। सर्विस काउंसिल, सर्विस से रिलेटेड। बोलो ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जैसे ट्रेडमार्क, नो हाउस, पेटेंट्स, इनके लिए भी अलग से एरिया बनाया गया है। बोलो ये ठीक है? बोलो ये ठीक है? अब मुझे आपको सिर्फ 2 बातों का मतलब बताना है और चैप्टर टेक्निकली खत्म। मैम टेक्निकली और नॉन टेक्निकली का क्या मतलब है? टेक्निकली इन द सेंस वो बातें जो स्पेशल अंडरस्टैंडिंग डिमांड करती हैं वो खत्म। और एक बात आप में से, चलो मैं किसी के आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम्स, एक बात मैं आपको बता दूं, मान लो देयर आर 15 कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन इन द बुक दैट इज इन योर स्टडी मटेरियल एंड वी हैव सीन 10 इन द क्लास, सो दैट इज मोर देन सफिशिएंट दोस्त। यू कैन नॉट से कि 13 और 14 वाला आपने कराया नहीं। आपको कितना भी बड़ा क्वेश्चन आएगा तो हमें उसके लिए आपको तैयार करना है। और आपने ये बात भी देखी है कि अगर कोई चीज स्पेशल है तो उन पॉइंट्स में भी हम आपको स्पेशली बोलते हैं कि इसमें सेपरेट क्वेश्चन बनता है। तो हम इस बात का स्पेशली ख्याल रखते हैं। वैसे तो मैं तो यही कोशिश करती हूँ कि 15 का 15 बता दो भाई, कोई बात नहीं। आप कहते नहीं वो ही तो इजी था, वो याद हो जाता। जो मैंने बताया 11 वो याद नहीं होता, वो 4 तो आसानी से याद हो जाता, तो छूट गया है। फिर भी स्टिल इन केस ऐसा कोई कैरेक्टरिस्टिक्स रह जाता है या मुझे ऐसा लगता है कि भाई मैंने ऑलमोस्ट मोर देन सफिशिएंट बता दिए हैं, बट स्टिल इफ यू फाइंड दैट, तो बेटा प्लीज, मैंने अभी भी आपसे कहा, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन इन द मैसेज। मैंने आपको कभी भी फेस टू फेस बताने को तो मना नहीं किया। प्लीज तब पूछेंगे ना तो आपके और मेरे दोनों के लिए आसान होगा। चलिए मैम जल्दी से 2 बात बताओ और निपटाओ। प्रिंसिपल्स ऑफ WTO कि कुछ तो सिद्धांतों पे चलता होगा।
हाँ चलता है। आपको ट्रेड टैरिफ पर्पस के लिए मोस्ट फेवर्ड नेशन बताया था ना, उसने क्या बोला था, उससे ज्यादा फेवर लो जब तक वो हमारे ग्रुप का हिस्सा ना बन जाए। अब ध्यान से सुनना है, WTO का सबसे पहला प्रिंसिपल है एक और बात, किसी भी केस में जो बच्चे रिवीजन करने के लिए बैठे हैं और उनको लगता है कि ये कहानी तो हमने पिछले बार भी सुनी थी, तो आपको दोबारा आने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। सबसे पहली बात, अगर आपने उस वक्त ध्यान से सुना होता तो, लेकिन आप हमारी कर्टसी को फॉर ग्रांटेड लेके इसलिए अगर बैठेंगे तो मुझे तो पता है मैडम क्या बताएंगी, तो मैं अगली बार से रिवीजन स्टॉप ही करवा दूंगी। आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। हम तो सोचते हैं कि ठीक है हमें तो बोलना ही है यार, जितने लोग सुन लो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इस एटीट्यूड में आप हैं कि ये तो मुझे आता है, तो आपने आना ही नहीं चाहिए था। चलिए, सबसे पहला प्रिंसिपल है ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। मत दोहराना, मैं नहीं दोहराऊंगी, सुनना पहले ध्यान से, फिर सब दोहराऊंगी आपसे। ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। WTO ने एक बात बोली, और वो बात बोली कि सुनो देश, कौन से देश जो इस ग्रुप में हो, अगर तुमने किसी भी प्रोडक्ट का इंपोर्ट अलाउ किया है, मान लो मैंने कहा कि मैं इस देश में ये बोतल का इंपोर्ट अलाउ करता हूं, तो तुम जबरदस्ती की किसी के साथ भी होशियारी नहीं दिखाओगे। इसका मतलब आप जो प्रेफरेंस एक देश को दे रहे हो इसको एक्सपोर्ट करने के लिए, मैम इंपोर्ट, उसके लिए तो एक्सपोर्ट हुआ ना, हमारे लिए इंपोर्ट हुआ है। आप जो भी फैसिलिटी दे रहे हो उस देश को, आपको वही सारी फैसिलिटी अपने इन ग्रुप वाले सारे कंट्रीज को देनी होगी। You cannot discriminate between the member countries। बोलो समझ में आई बात? क्या हुआ ये ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन? आप थोड़ी बात समझ में आ रही है? WTO ने क्या बोला, देखो भाई सब मेंबर कंट्रीज बराबर हैं, अगर तुम्हारे हिसाब से किसी भी प्रोडक्ट का इंपोर्ट वाजिब है तो वो सारे के सारे कंट्रीज को हक है उसको एक्सपोर्ट करने का जो तुम्हारे ग्रुप का हिस्सा है। बोलो ठीक है? इसीलिए नाम दिया मोस्ट फेवर्ड नेशन। वहां अलग है, यहां अलग है, ध्यान से सुनना है। यहां पे जो आप सोच रहे हैं वही है। इसका मतलब मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस किसी को भी नहीं देना है। अगर कोई राइट आपने किसी एक को दी है तो वही राइट आपको बाकी मेंबर ग्रुप्स को भी देनी होंगी। बोलो क्या नाम है इस प्रिंसिपल का? ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। बोलो ठीक है? दूसरी बात, नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल। मान लो, अब सेंटी में होना है किसी भी चीज से, ठीक है? मान लो हमारे यहाँ कोई बच्चा ट्रायल पे आता है, ठीक है? वो कहता है मैं इको की डेमो क्लास लेना चाहता हूँ, ठीक है? आप तो फीस दे के बैठे हैं। अब वो बच्चा आया और कहता है कि मैं तो डेमो क्लास लूंगा, तो हमें जो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करना था वो नीचे ही कर लेना चाहिए था। इसका मतलब as soon as that student will enter into the class, the student will be equal with those students who has already given the fees। आप बात समझ रहे हैं? इसका मतलब मुझे उसको भी उतने ही मन से पढ़ाना है जितना मैं उन बच्चों को पढ़ा रही हूं जो फीस देके बैठे हैं। नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल कहता है कि आपको इंपोर्टेड गुड्स को भी अपना ही मानना होगा। मैम कैसे मान लेंगे अपना? अरे भाई वो तो बेचारा सारे टैक्सेस को क्लियर करके आया है ना, कि नहीं है? इसका मतलब as soon as the imported goods enter into your domestic market,
यू हैव टू ट्रीट इट एज योर डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब जितना अधिकार एडवर्टीजमेंट का आपके डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को है, उतना ही अधिकार एडवर्टीजमेंट का उस इंपोर्टेड गुड्स को भी देना होगा। जितना डिस्ट्रीब्यूशन आसान आपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए किया है, उतना ही आसान आपको उसके लिए भी करना होगा। देखो ध्यान से समझो, नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल, अगर एक बार कोई मेरे देश में आ गया तो मुझे उसे अपने देश जैसा ही समझना है। यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? इंपोर्टेड गुड्स की। क्या बोल रहा है? एक बार अगर इंपोर्टेड गुड्स सारी फॉर्मेलिटीज को क्लियर करके मार्केट तक आ गया, तो उन गुड्स को भी आपको इक्वल ट्रीटमेंट और प्रेफरेंस देनी है, या उनको राइट देना है कि वो अपने आप को बेचने के लिए जो मेहनत डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स या सेलर करते हैं, आप भी कर सकते हैं। बेटा ध्यान से सुनना, ऊपर वाले ने कंट्रीज के साथ भेदभाव की बात की थी, और यहां प्रोडक्ट के साथ भेदभाव की बात हो रही है। मैम एक बार और बता दो, मैंने ऊपर कहा ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन में क्या कहा? ग्रुप के सारे मेंबर बराबर हैं। अगर किसी चीज को आपने ओपन किया है तो वो सब के लिए बराबर है। आप किसी भी कंट्री के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। और दूसरा क्या? नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल, ये किसके लिए है? गुड्स के लिए। कौन से गुड्स के लिए? इंपोर्टेड गुड्स के लिए, कि as soon as they clear the formalities and gets entered into the market, you have to give them the equal right. उनको आपको इक्वल राइट देना होगा, सेम एज किनके जैसा? डोमेस्टिक प्रोडक्ट जैसा, कि भैया अगर तुमको भी पोस्टर चिपकाने हैं तो तुम भी चिपकाओ, होर्डिंग लगानी है होर्डिंग लगाओ, टीवी में एडवर्टीजमेंट देना है दो। सेम वो हरकत तुम भी कर सकते हो जो सेम हरकत मेरे डोमेस्टिक सेलर करते हैं। बोलो ठीक है। प्रिंसिपल्स तो 10-12 हैं, वो लिखेंगे हम लोग। उस वक्त लिखते लिखते मैं, अब जैसे WTO अलाउज फ्री ट्रेड, इट डज नॉट रिक्वायर अ स्पेशल स्टेटमेंट्स कि भैया फ्री ट्रेड अलाउ करता है। ये क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन को जस्टिफाई करता है। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन को जस्टिफाई क्यों करता है बेटा? कि सोचो अगर मैंने कोटा नहीं लगाया तो मेरा तो जो इंपोर्टर है वो तो अपने बेनिफिट के लिए मेरा मार्केट ही तबाह कर देगा। जो मेन बात है वो ये है, बाकी चीजें जब हम लिखेंगे तब हम समझेंगे। यहां तक ठीक लग रहा है? एक बार सारी कहानी दोहरा लेते हैं। छुट्टी, कल तो वीकेंड है, आज से स्टार्ट हो गया, रात से वीकेंड। हमारे मुंह है वीकेंड्स वाले, अभी तो फिर भी हैं कि तुमको ऐसा फील आएगा, मान लो सैटरडे संडे वाला। 3 तारीख से तुम वार भूल जाओगे कि आज क्या है। हाँ, फर्स्ट ग्रुप वालों को पता है ये बात। और पता है क्या? नहीं, फर्स्ट ग्रुप वालों को तो फिर भी इस बार इतना इसलिए नहीं पता चला कि अगस्त वाला जो बैच होता है ना, वो बड़े आराम से इसलिए भी चलता है मजबूरन। दशहरा आता है, दिवाली आती है, फिर ये आता है, वो आता है। लेकिन जो तुम लोग जो फाउंडेशन वाले फरवरी में आओगे, कुछ नहीं पड़ता उसके बीच में। एक खाली होली पड़ती है, वो भी अगर सर को कहीं जाना हुआ तो छुट्टी, और अगर सर उसके 4 दिन पहले घूम आए तो कोई छुट्टी नहीं। कब तक? 15 अगस्त। हाँ, 15 अगस्त को तो मजबूरन देनी पड़ती है ना। मैम आपको क्या लगता है, आज तक कोई रोक पाया है? जाने वाले को कौन रोक पाया है? अगर हमें छुट्टी लेनी होगी तो आपके लिए छुट्टी नहीं होती, हमारे लिए तो हो ही सकती है। चलो फटाफट से कहानी लाइन से। कौन सा कॉन्फ्रेंस? ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। कब? 1948। क्या बनना था? ITO। नहीं बन पाया तो क्या बना? GATT। क्या है वो? टेम्पररी एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ ओनली दैट इंक्लूड्स गुड्स एंड टैक्सेस। ठीक है। उसके बाद हमें पता चला कितनी कंट्रीज ने ओके बोला था? 23। कब तक चला? 47 इयर्स तक। इसके जो कंट्रीज मेंबर नहीं कहलाते,
कहलाती हैं कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। ठीक है, अच्छा बताओ, why in 1980s get lost its relevance? Because it only includes goods and taxes, it does not include its services। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का कोई चक्कर नहीं, एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल्स। इसका मतलब डेवलपिंग कंट्रीज कहीं ना कहीं अपने आप को फेयर उसमें फील नहीं कर रही थी, इसलिए WTO की मांग जनरेट हुई। ठीक है, और 1986 8th राउंड ऑफ नेगोशिएशन इन यूराग्वे, इन्होंने ये बात तय की कि भाई WTO बनेगा, और कितनी कंट्रीज ने हामी भरी? 123। 7 साल लगे ड्राफ्ट कंप्लीट करने में। ठीक है, एग्जिस्टेंस में आया अप्रैल 1994, ऑपरेशन में आया जुलाई 1995। बोलो ठीक है। उसके बाद दोहा राउंड, लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर को इंक्लूड नहीं किया। दोहा राउंड हुआ 2001 में, दैट वाज 9th राउंड। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एग्रीकल्चर को कॉन्फ्लिक्टेड टॉपिक बोल के अभी भी छोड़ दिया गया। बोलो ठीक है। फिर हमें पता चला कि WTO को सेक्रेटेरिएट रूल करता है, जो कि कहाँ है? जेनेवा में। उसके 3 लेवल हैं, मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस, कोई बात नहीं बेटा, हमने ज्यादा बार बोला नहीं ना, इसलिए आपको याद नहीं, कोई बात नहीं। मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस हु मीट्स वंस इन 2 years। फिर ट्रेड पॉलिसी एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, ये 1 साल में कई बार मिलते हैं। फिर जनरल काउंसिल है, ये जनरल काउंसिल है, ये स्पेसिफिक, सुन लो, ये जनरल काउंसिल है ऊपर वाली, ये स्पेसिफिक काउंसिल्स हैं। इसका मतलब ऊपर तो अगर लेवल 2 में जाओगे तो वो ट्रेड की भी सुनेंगे, वो सर्विस की भी सुनेंगे, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की भी सुनेंगे, लेकिन लेवल 3 जो गुड्स काउंसिल है वो केवल गुड्स से रिलेटेड बात ही सुनेगा। एक बार इसको और पढ़ लो, 2 बात और बताओ, फिर घर जाओ। ठीक है, बोलो। पहला, मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस, ट्रेड रिलेटेड, ट्रेड पॉलिसी एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी एंड गुड्स काउंसिल, सर्विस काउंसिल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, जो जिसके ऊपर है वो उसकी रिपोर्टिंग अथॉरिटी है। बोलो ठीक है। दैट इज 3 विल रिपोर्ट टू 2, 2 विल रिपोर्ट टू 1। ठीक है, उसके बाद बोलो, चलो मैम क्या बोले, तुम बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन? इन्होंने क्या बोला? किसी को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस नहीं मिलना चाहिए। अगर गवर्नमेंट तुम्हारी कंट्री किसी चीज को अलाउ करती है तो दैट विल बी अलाउड टू द ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप विच आर प्रेजेंट। ठीक है। दूसरा, नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल। कौन सा? नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल कहता है अगर एक बार डोमेस्टिक गुड्स देश के अंदर आ गया तो वो आपको ये मान लेना है कि मेरे ही गुड्स हैं। इसका मतलब उन गुड्स को भी वही प्रेफरेंस और राइट्स मिलने चाहिए जो मेरे डोमेस्टिक गुड्स और सेलर्स को मिलते हैं। बोलो ठीक है, इससे आसान। और मैं आपको बता दूं एक और बात, तो इसका मतलब whenever मंडे को इट विल हार्डली टेक अराउंड हाफ एन आवर टू राइट ऑल दिस, और उसके बाद हम यूनिट 4 भी उसी दिन शुरू करेंगे और ऐसे ही आपको एक कहानी में सुनाऊंगी और यूनिट 4 खत्म हो जाएगा। ठीक है। संडे को केवल मेरी एसएम की क्लास है, मतलब बाकी टीचर की सिर्फ एडवांस अकाउंट्स की क्लास है ग्रुप 2 में।